नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चैनल पे चल रही है, जिसमें डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस दोस्तों जो एसएससी के द्वारा पूर्व में एग्ज़ाम कराए गए हैं उन सभी से सेलेक्ट करके और वर्तमान में जो भी शिफ्ट चल रही हैं दोस्तों एसएससी जीडी की, उन सभी का एनालिसिस करते हुए टॉप 20 क्वेश्चंस डेली आपको कराए जाते हैं शाम को 5 से 6 के बीच में। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अभी तक आपने यदि ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। और आप में से दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं, करीब 95% लोग, जो दोस्तों वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, जिससे और ज़्यादा आपके लिए हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं चैनल पे। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करके ज़रूर चैनल से जुड़ें, ताकि जीके रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आप बेहतर कर सकें। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। शाक्य, लिच्छवी, जांत्रिक या फिर सल्लास। तो दोस्तों आपको बता दें, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था जांत्रिक कुल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछा जा सकता है, ऋषभदेव थे, ये भी आप याद रखिएगा। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 23वें तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ये दोस्तों थे पार्श्वनाथ, याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के रहने वाले थे। और महावीर स्वामी का जन्म याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, कुंडग्राम वैशाली में। इनकी माता का नाम दोस्तों त्रिशला था दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि लिच्छवी वंश के चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी दोस्तों। हो सकता है आपसे चेटक की पुत्री करके ऑप्शन में पूछा जाए, तो आप याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी। जो दोस्तों अभी हमने आपको पहले ही बताया, महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिशला, यशोदा। तो इसमें राइट कौन सा होगा? त्रिशला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, वैशाली, गंधार या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जितने भी दोस्तों विश्वविद्यालय हैं उनमें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों कुमारगुप्त ने। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त। और इसको विध्वंस किसने किया था? तो इसको बख्तियार खिलजी दोस्तों, याद रखिएगा इसको विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी, जो कि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, जिसने इसको विध्वंस किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा साथ में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, मक्खली गोसाल, आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक जो संप्रदाय है दोस्तों, उसके लिए जो गुफाओं का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? अशोक ने, ये भी आप याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के जो संत थे दोस्तों, उनके लिए गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक था दोस्तों बहलोल लोदी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। 1504 में आगरा की स्थापना किसने की थी? ये भी आप याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। किसने की थी दोस्तों? लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। इसने दोस्तों स्थापना की थी 1504 में आगरा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी, तुगलक, गुलाम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महमूद गजनी जो था वो यामिनी वंश का था। ऑप्शन सी ए इसका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और याद रखिएगा जो दोस्तों मोहम्मद गौरी आया था वो किस वंश का था, संसवनी वंश का। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी जो था वो संसवनी का था दोस्तों, संसवनी वंश का। और महमूद गजनी जो था वो दोस्तों यामिनी वंश का था। इसने 1025 ईस्वी में दोस्तों सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला या ये सभी? तो कौशाम्बी दोस्तों इसमें से प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, बाकी आपका तक्षशिला भी था और विक्रमशिला भी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भास्कर, मेगास्थनीज या वसुमित्र या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले इनमें से जिसने दौरा किया था वो था दोस्तों मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या इनमें से किसी को भी नहीं? तो दोस्तों हर्षवर्धन को कहा गया है द्वितीय अशोक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, ये भी आप याद रखिएगा। ह्वेनसांग जो था चीनी यात्री, वो हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? प्रयाग, वाराणसी, मथुरा या फिर पेशावर? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट होगा। प्रयाग में की थी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो ही जगह थी जहाँ ये अपनी धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था, एक तो कन्नौज दोस्तों, एक तो कन्नौज थी और दूसरी जगह कौन थी? प्रयागराज, जहाँ पे प्रतिवर्ष दोस्तों धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिहिर कुल का संबंध था हूण से, कुषाण, मौखर या फिर गुप्त वंश थे? तो मिहिर कुल का संबंध था हूण से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? कनिष्क के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या इनमें से किसी के भी नहीं? तो इसमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। बाणभट्ट दोस्तों दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या इनमें से कोई नहीं? तो बाल विवाह की दोस्तों प्रथा जो आरंभ हुई थी वो शुरुआत हुई थी उसकी गुप्त काल से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या हर्षवर्धन के कार्यकाल में? तो सोने के सर्वाधिक दोस्तों सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को? तो कविराज कहा गया है दोस्तों समुद्रगुप्त को। इसका वाद्य यंत्र वीणा था, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था ये? वीणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए या ये सभी? तो इनमें से कौन सा राइट होगा दोस्तों? कला और स्थापत्य के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्त राजवंश किसके लिए जाना जाता था? कला और स्थापत्य के लिए। और सर्वाधिक सोने की सिक्के भी इसी गुप्त काल के ही समय में जारी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, कदम्ब, चोल या इनमें से कोई नहीं?
तो मुजरिस बंदरगाह दोस्तों था चेर के समय का, चेर राज्य का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। खरोष्ठी है, शारदा, नंदनागरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। खरोष्ठी लिपि को दोस्तों लिखा जाता था, ये बाईं और दाईं ओर से दोस्तों बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट के क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज, सोन नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं के शैलचित्र के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन दोस्तों जो भीमबेटका स्थल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के जो शैल चित्र हैं उनके लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों कल कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आप अच्छे से अच्छे आपकी जीके तैयार हो सके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखने के लिए पूरा दोस्तों आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।